भारत के राष्ट्रपति कार्यक्रम का ऐसा हिस्सा जहां आज की राजनीति का वो सब देखने को मिला जिसे हम अक्सर राजनीतिक दलों के भीतर और राजनीतिक दलों के बीच न सिर्फ देखते हैं बल्कि समझते भी हैं। वर्तमान राजनीति का जिक्र इसलिए क्योंकि अब जिस वाक्य का मैं उल्लेख करने जा रहा हूं उसमें एक सामान्य राजनीति का समझ रखने वाला भी अनुमान लगा सकता है कि यह वर्तमान में छपे किसी अखबार की लाइन है जो केंद्र या किसी राज्य में सरकार के टूटने या गिरने की सूचना दे रही है। लेकिन नहीं, यह वाक्य संबंधित है 1979 के लोकसभा चुनाव से पहले कुछ समय की, जहां तात्कालीन राजनीतिक उठापटक से बाहर निकलने के लिए राष्ट्रपति से अपील की जा रही है कि देश लंबे संकट से गुजर रहा है। मोल भाव काउंटर पर एक सांसद की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। भगवान के लिए तुरंत कोई निर्णय लीजिए। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी की, जिनका कार्यकाल न सिर्फ विवादों का बल्कि कुछ ऐसे निर्णयों का भी गवाह रहा जहां उसी दल द्वारा उन्हें अपशब्द कहे गए जिसके समर्थन से उन्हें इस रायसीना के पद तक लाया गया था। एक ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 3 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई, मात्र 64 वर्ष की उम्र में भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में पद धारण किया। तो आइए शुरुआत करते हैं इनके जीवन परिचय से। नीलम संजीव रेड्डी का जन्म 19 मई 1913 को इल्लूर ग्राम अनंतपुर जिले में हुआ था, जो वर्तमान आंध्र प्रदेश में है। इनके पिता का नाम नीलम चिन्नप्पा रेड्डी था, जो कांग्रेस पार्टी के काफी पुराने कार्यकर्ता और प्रसिद्ध नेता टी प्रकाशम के साथी थे। नीलम संजीव रेड्डी की प्राथमिक शिक्षा थियोसोफिकल हाई स्कूल अडियार मद्रास में संपन्न हुई। आगे की शिक्षा उन्होंने आर्ट्स कॉलेज अनंतपुर में प्राप्त की। महात्मा गांधी के आह्वान पर जब लाखों युवा पढ़ाई और नौकरी का त्याग कर स्वाधीनता संग्राम में जुड़ रहे थे, तभी नीलम संजीव रेड्डी मात्र 18 वर्ष की उम्र में इस आंदोलन में कूद पड़े। नीलम संजीव रेड्डी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया था। इस दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। नीलम संजीव रेड्डी का विवाह 8 जून 1935 को नागा रत्नम्मा के साथ संपन्न हुआ। वर्ष 1936 में वे आंध्र प्रदेश कांग्रेस समिति के सामान्य सचिव निर्वाचित हुए और इस पद पर 10 वर्ष से अधिक समय तक रहे। वर्ष 1949 से 1951 तक नीलम संजीव रेड्डी संयुक्त मद्रास राज्य में आवासीय वन एवं मद्य निषेध मंत्रालय के कार्यों का भी निर्वहन करते रहे। 1951 में नीलम संजीव रेड्डी इस समिति के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसी वर्ष वे अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति और केंद्रीय संसदीय मंडल के निर्वाचित सदस्य भी बनाए गए। 1952 में उन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया, लेकिन 1953 में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तत्पश्चात ये टी प्रकाशम की कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री बनाए गए। 1956 में जब राज्यों के पुनर्गठन का कार्य किया गया तो नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। इस समय इनकी उम्र मात्र 43 वर्ष की थी और यह भारत के अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। जून 1964 को रेड्डी राष्ट्रीय राजनीति में आए और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में उन्हें स्टील एवं खान मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। जनवरी 1966 से मार्च 1967 तक वो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में रहे। 17 मार्च 1967 को इन्हें लोकसभा का स्पीकर बनाया गया, लेकिन 19 जुलाई 1969 को कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रपति चुनाव हेतु अधिकृत उम्मीदवार बनाए जाने के कारण इन्होंने लोकसभा के स्पीकर पद से त्यागपत्र दे दिया। हालांकि इस राष्ट्रपति चुनाव में इन्हें वीवी गिरी से हार का सामना करना पड़ा। आगे 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में भी इन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में हार से नीलम संजीव रेड्डी इतने आहत हुए कि राजनीति से अलग होकर वापस अनंतपुर लौट गए और अपना अधिकांश समय कृषि कार्यों में ही गुजारने लगे। एक लंबे अंतराल की राजनीतिक खामोशी के बाद 1 मई 1975 को नीलम संजीव रेड्डी पुनः सक्रिय राजनीति में उतरे। जनवरी 1977 में ये जनता पार्टी की कार्य समिति के सदस्य बनाए गए और 6वीं लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की ओर से आंध्र प्रदेश की नंडियाल सीट से चुनाव लड़े।
जब चुनाव नतीजे आए तो वह आंध्र प्रदेश से अकेले गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे जो विजयी हुए। 26 मार्च 1977 को नीलम संजीव रेड्डी पुनः लोकसभा स्पीकर बनाए गए, लेकिन 13 जुलाई 1977 को राष्ट्रपति पद हेतु नामांकित किए जाने के कारण इन्होंने इस पद से फिर से त्यागपत्र दे दिया। इस राष्ट्रपति चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अपने पहले ही मीडिया कॉन्फ्रेंस में इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रपति का पद मात्र मुहर लगाने वाला नहीं रहने वाला है। नीलम संजीव रेड्डी ने कहा कि स्पीकर देखा तो जाता है लेकिन सुना नहीं जाता, लेकिन राष्ट्रपति ना तो देखा जाता है और ना ही सुना जाता है। आगे वह कहते हैं कि लेकिन अब ऐसे भी राष्ट्रपति होंगे जो राष्ट्रपति भी रहेंगे और निर्णय भी लेंगे। मैं खामोशी के साथ ही कुछ नया चाहूंगा। समझदार के लिए यह संकेत ही काफी था कि अब राष्ट्रपति भी कोई रबर स्टाम्प न रहकर उस मुहर का रचनाकार भी होगा। नीलम संजीव रेड्डी के राष्ट्रपति कार्यकाल में एक संवैधानिक संकट हुआ जो काफी चर्चा में रहा। जुलाई 1979 में संसद के मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर विपक्ष के नेता वाई.डी. चौहान द्वारा लोकसभा में मौजूदा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष और गुटबाजी के कारण जनता पार्टी के मौजूदा प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद चौधरी चरण सिंह जनता पार्टी से बाहर जनता एस में शामिल होकर इसके समर्थन से अगले प्रधानमंत्री बनने का दावा पेश किए। हालांकि यह संकट का समाधान नहीं बल्कि एक आने वाले तूफान से पहले का कुछ सन्नाटा ही था। जब चौहान ने सरकार बनाने में असमर्थता जताई तो राष्ट्रपति ने मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह दोनों को राष्ट्रपति भवन बुलाया और उन्हें 24 घंटे के भीतर अपने समर्थकों की सूची सौंपने को कहा। मोरारजी देसाई ने अपने अनुयायियों को 30 मिनट के भीतर सूची तैयार करने के लिए कहा। मोरारजी के समर्थकों की हड़बड़ी में तैयार की गई उस सूची में राष्ट्रपति को लगभग 50 ऐसे सांसदों के नाम मिले जिन्होंने चरण सिंह को समर्थन दिया था। अंततः इंदिरा गांधी के समर्थन और पार्टी के भीतर सदस्यों के समर्थन पर चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जो अगले 24 दिन ही सत्ता में रह पाते हैं। इसके बाद जनता दल के ही जगमोहन राम ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपना दावा पेश करना शुरू कर दिया। लेकिन अब लोगों के बीच आंतरिक रूप से यह सवाल उठने लगा कि लोकसभा को भंग करके नए सिरे से चुनाव का आदेश क्यों नहीं दिया जा सकता। राष्ट्रपति जिन्होंने जनता की नब्ज को भांपते हुए जगजीवन राम के सदन के पटल पर अपना बहुमत साबित करने की मांग के बीच ही लोकसभा को भंग करने का एक ऐसा निर्णय लिया जो न सिर्फ काफी विवादित रहा बल्कि इस फैसले पर जनता पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया राष्ट्रपति हेतु शालीनता और मर्यादा की सभी सीमाओं को पार कर गई। इस प्रकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति भवन ध्यान का केंद्र बन गया और राष्ट्रपति को वास्तविक मुख्य कार्यकारी के रूप में अपने कार्यों का निर्णायक तरीके से निर्वहन करते पाया गया। हालांकि किसी पहलू को सिर्फ एक नजरिए से देखना अधिक तर्कसंगत नहीं माना जाता, इसीलिए आलोचक मानते हैं कि नीलम संजीव रेड्डी चाहते तो जगजीवन राम को संसद में एक बहुमत सिद्ध करने का मौका दे सकते थे, लेकिन ऐसा शायद उन्होंने इंदिरा गांधी के इशारे पर नहीं किया। इस आलोचना का खुद रेड्डी अपनी जीवनी में उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जनता पार्टी हालांकि सदन की सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन मोरारजी देसाई के इस्तीफे के बाद ही उसमें इतनी टूट फूट हो गई कि कई छोटे छोटे धड़े बन गए। चरण सिंह ने इस्तीफा देते समय मुझे लोकसभा भंग करने की सलाह दी। अब मेरे पास दो ही विकल्प थे, या तो मैं इस सलाह पर अमल करूं या फिर जगजीवन राम को सरकार बनाने का न्योता दूं। लेकिन मेरे दिमाग में सवाल ये था कि अगर जगजीवन राम भी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए तो फिर कोई नया सरकार बनाने का दावा पेश करता और यह एक अंतहीन प्रक्रिया बन जाती। अतः मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए लोकसभा भंग करने का निर्णय लिया। 25 जुलाई 1982 को अपना कार्यकाल पूरा करने के पश्चात नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति पद के दायित्व से मुक्त हो गए। फिर लगभग 14 वर्ष बाद 1 जून 1996 को इनका निधन हो गया। इस प्रकार नीलम संजीव रेड्डी का जीवन हमें कई रंगों में रंगा नजर आता है, लेकिन इनकी राष्ट्रवादी सोच और राजनीतिक के रूप में इनका अनुशासन भाव निश्चय ही प्रशंसनीय रहा है। एक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। उम्मीद है आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। धन्यवाद।